हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने बुधवार को ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में वापस लौट गए। कांग्रेस में वापसी पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़कर एक राजनीतिक गलती की थी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि वह तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में लौट आए हैं। बता दें कि अभिजीत मुखर्जी जुलाई 2019 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 5 साल बाद बुधवार दोपहर 1 बजे वह कोलकाता स्थित विधान भवन में फिर से कांग्रेस में वापसी की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य, विधायक गुलाम अहमद मीर सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने का लाभ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही न मिला हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ना सियासी तौर पर महंगा पड़ा है। कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल सकी। कांग्रेस के आक्रामक चुनाव लड़ने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल और आप को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सिर्फ अपनी सीट पर शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि पार्टी को एक दशक बाद दिल्ली की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ दोस्ती तो बनाकर रखेगी। दिल्ली की सियासत में एक दशक से बरगद की तरह जड़े जड़े जमाए रखने वाली आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है। 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके तमाम दिग्गज नेता चारों खाने चित हो गए हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को डीएम, दलित मुस्लिम वोट बैंक का साथ नहीं मिलता तो पूरी तरह से साफ हो जाती। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीतने में सफल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिव्यांग सिविल सेवा अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कुमार को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों की तुलना एससी, एसटी, एसटी उम्मीदवार से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण मानदंड हैं। पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी संविधान द्वारा पहचानी गई अलग श्रेणियां हैं और उनके लिए आरक्षण मानदंड को मनमाना नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि यह फैसला 4 फरवरी को हुआ, जब ओबीसी श्रेणी से आने वाले 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया कि एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में असीमित प्रयास की अनुमति देना भेदभावपूर्ण है। कुमार ने 9 बार सिविल सेवा परीक्षा दी और हर बार परीक्षा पास करने में असफल रहे। टॉप एरो इंडिया 2025 में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है और देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैनिक जहाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। एरो इंडिया 2025 के समापन समारोह पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, एरो इंडिया ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जो न केवल अद्वितीय हैं बल्कि ऐतिहासिक भी हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से मौजूद था और अगर मुझे अपने अनुभव को 3 शब्दों में व्यक्त करना है तो वह ऊर्जा और ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप के साथ बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को ट्रंप के सामने टैरिफ और दर्दनाक निर्वासन का मुद्दा उठाना चाहिए। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी समकक्ष राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करें तो उन्हें 2 टी को उठाना चाहिए, जो सभी भारतीयों के लिए बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। भाजपा ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है और सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। इस चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर भाजपा ने प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया था। संदीप दीक्षित को भी इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि संदीप दीक्षित ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया है। टॉप सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बुधवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 340 रुपए घटकर 87,960 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 88,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5% शुद्धता वाला सोना भी 340 रुपए घटकर 87,560 रुपए
प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 87,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हाँ, चांदी की कीमत 600 रुपए बढ़कर 97,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद से विपक्षी दल लगातार हमलावर है। वहीं इसी बीच दिल्ली में आपकी हुई हार को लेकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सामना के संपादकीय में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि एक दूसरे की इज्जत तार-तार कर दी। इस तरह इन दोनों ने भाजपा का काम आसान कर दिया। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए नोटिस को मिलने और उसके साथ साथ जवाब देने को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। वहीं इसी बीच राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के फोन ट्रैपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकार का मंत्री ऐसा कहे तो सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर सरकार की जगह संगठन जवाब दे रहा है। सरकार के मंत्री के बयान का मतलब सरकार का बयान होता है। अब दिल्ली के बाद अब पंजाब का सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं इसी बीच भगवंत मान ने कांग्रेस के दावे पर कहा कि प्रताप सिंह बाजवा पौने 3 साल से यही कह रहे हैं, उन्हें कहने दे, हमारे विधायकों की गिनती नहीं करो। पहले अपने विधायक दिल्ली में गिन लो, वह कहते रहते हैं। पहले भी कहते रहे हैं कि 40 हमारे साथ आ रहे हैं, 20 साथ आ रहे हैं, उन्हें ये कहने दो। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आपके 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर चदियों के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। पीके ने कहा कि जन स्वराज को फंड उनकी बुद्धि के आधार पर होता है, ना कि किसी ठेकेदारी या सरकारी सेवा से। उन्होंने कहा कि उनकी कमाई बिहार के युवाओं के लिए होगी और चुनाव खर्च में मदद करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर राज्य और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत की भक्ति की शिक्षा ने मीराबाई सहित कई लोगों को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, संत रविदास जी ने अपनी यात्रा बनारस के घाटों से शुरू की। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत क्षेत्र में की गई प्रगति पर गौर करने की बात कही, चाहे वह बुनियादी ढांचे के विकास का मामला हो, तकनीक को अपनाने का मामला हो, वित्तीय समावेशन का हो या फिर महिला सशक्तिकरण का। पिछले 10 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति की और निश्चित रूप से भारत दुनिया में निवेश और बड़े व्यापार के लिए सबसे बड़ा गंतव्य बन गया। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। तृणमूल में शामिल होने के बाद वे हास्य पर थे और उन्हें पार्टी में कोई पद या जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बंगाल के जंगीपुर से पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही कांग्रेस में वापस लौटने की इच्छा जताई। पंजाब आपके प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि चुनाव में सभी विधायकों ने काम किया। अरविंद केजरीवाल सभी से मुलाकात करना चाहते थे, इसलिए बैठक रखी थी। हमें पंजाब में बेहतर काम करना है, यह सभी विधायकों से कहा गया है। कांग्रेस कुछ भी दावा करती है, उल्टा उनके विधायक हमारे साथ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने आंकड़े पेश किए हैं जिससे पता चलता है कि हर राज्य को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण ने देश के सामने हकीकत पेश की है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। उन्होंने आंकड़े के साथ तथ्य पेश किए। अब तिरुपति लड्डू विवाद मामले में हुई गिरफ्तारियां पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा कि भगवान बालाजी इस दुनिया में सभी के लिए हैं। केरल से बहुत सारे भक्त मंदिर आते हैं, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को मंदिरों से पैसा नहीं मांगना चाहिए। मुझे इसके बारे में बुरा लगा और आखिरकार मैंने अपनी आवाज उठाई। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम सुनिश्चित करें। संजय राउत के शरद पवार को लेकर दिए गए बयान पर जमकर राजनीति चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट के तमाम नेता जहां संजय राउत के बयान को पूरी तरह सही बता रहे हैं, तो वहीं शरद पवार की पार्टी के नेता शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संजय राउत ने शरद पवार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। स्टॉप केवाईसी व एनपीसीआई नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे। जिले में जहां ई केवाईसी नहीं कराने वालों की संख्या 520 है, वहीं 4,853 किसानों के खाते का बैंक से
NPCI भी नहीं हुआ है। ऐसे लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। 24 फरवरी को यह किस्त जारी होनी है। इसके लिए 15 फरवरी तक किसानों को eKYC कराना अनिवार्य किया गया है। फिलहाल जिले में 520 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अब तक eKYC नहीं करवाया है। ऐसे में समय रहते ये किसान eKYC नहीं कराते हैं तो फिर वे अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।